Hello students, how are you? Today our topic is nuclear energy resources. They are non-conventional energy sources. So first one is nuclear energy resources. Nuclear energy has emerged as a viable source in recent times. Important minerals used for the generation of nuclear energy are uranium and thorium. So न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत हमें होती है, जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है या इम्पोर्टेंट मिनरल है, वो है यूरेनियम एंड थोरियम. सो यूरेनियम डिपॉजिट्स अकर इन द धारवाड़ रॉक्स. सो यूरेनियम जो है वो जनरली धारवाड़ रॉक्स की जो रॉक्स है उसी के डिपॉजिट्स में यूरेनियम जो है वो मिलता है. जियोग्राफिकली यूरेनियम ओर्स आर नोन to occur in several locations along the Singhbhum copper belt. It is also found in Udaipur, Alwar and Jhunjhunu districts of Rajasthan, Durg district of Chhattisgarh, Bhandara district of Maharashtra and Kullu district of Himachal Pradesh. So जो यूरेनियम है वो किस किस एरिया में जनरली लोकेटेड है या किस किस एरिया से हम इसको लेते हैं. सो यूरेनियम जो है वो सिंहभूम कॉपर बेल्ट में से निकलता है. उसके अलावा राजस्थान में देखें तो उदयपुर, अलवर एंड झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. छत्तीसगढ़ के अंदर में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट में और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जो है वो यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं. थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम monazite and ilmenite in the beaches sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu. So thorium जो है वो mainly obtain होता है मोनेजाइट और इल्मेनाइट से, जो जनरली जो सैंड जो बीच सैंड्स हैं उनसे इसको हम लोग जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं केरला और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है उस एरिया से. World's richest monazite deposits occurs in Palakkad and Kollam districts of Kerala, near Visakhapatnam in Andhra Pradesh and Mahanadi River Delta in Odisha. तो मोनेजाइट जो वर्ल्ड का जो रिचेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट्स है वो केरला के अंदर पलक्कड़ और कोल्लम, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से जनरली हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अंदर जो महानदी रिवर डेल्टा है वहाँ से भी हम लोग जो है वो थोरियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि मोनेजाइट जो हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो उसी से ही हम लोग थोरियम आगे मिलता है. एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948. सो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था. प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्राम्बे इन 1954 विच वॉज रीनेम्ड एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967. सो यहाँ पर ये 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. फर्स्ट वन इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश इन 1948 एंड एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट एट ट्राम्बे इन 1954. और ये जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट था इसी को ही रीनेम कर दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इन 1967. द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स आर तारापुर इन महाराष्ट्र, रावतभाटा नियर कोटा इन राजस्थान, कलपक्कम इन तमिलनाडु, नारोरा इन उत्तर प्रदेश, काईगा इन कर्नाटका एंड काकरापारा इन गुजरात. सो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात में लोकेटेड है. नाउ सोलर एनर्जी. सन रेज टैप्ड इन
photovoltaic cells can be converted into energy. So जो सोलर जो सन रेज अर्थ सरफेस के ऊपर आती है उनको फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर में जब वो सेल फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर जब सनरेज गिरती है तो उनसे हम लोग उनको कन्वर्ट करके एनर्जी की फॉर्म में हम उसको स्टोर करते हैं, नोन एज सोलर एनर्जी. इसी को ही हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं. मतलब कि जब सनरेज को फोटोवोल्टिक सेल्स की हेल्प से जब हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सो उसी को ही जो है वो सोलर एनर्जी बोला जाता है. इट्स नोन एज सोलर एनर्जी. द टू इफेक्टिव प्रोसेस कंसिडर्ड टू बी very effective to tap solar energy as photovoltaics and solar thermal technology. Recent years में टू इफेक्टिव प्रोसेस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं टू जनरेट सोलर एनर्जी, फर्स्ट वन इज फोटोवोल्टिक्स एंड सेकंड वन इज सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी. Solar thermal technology has some relative advantages over all other non-renewable energy sources. जो सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है वो उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है इफ़ वी आर कंपेयरिंग विद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट इज कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट. ये कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, मतलब इसकी जो कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमाइज लेवल पे होती है. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इससे सोलर एनर्जी से हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होता. एंड ईजी टू कंडक्ट, और इसको कंडक्ट करना बहुत ईजी है. Solar energy is 7% more effective than coal and oil based plants and 10% more effective than nuclear plants. Solar energy जो है वो 7% more effective है कोल और ऑयल बेस्ड प्लांट से और 10% more effective है न्यूक्लियर प्लांट से. It is generally used more in appliances like heaters, crop dryers, cookers, etc. So इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए सोलर एनर्जी का जो है वो यूज़ किया जाता है. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, the western part of India has greater potential for the development of solar energy in Gujarat and Rajasthan. अब इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में सोलर एनर्जी को लेके बहुत ग्रेट पोटेंशियल है उस एरिया के अंदर, लाइक इन गुजरात एंड इन राजस्थान. बिकॉज गुजरात और राजस्थान ये वो एरिया है जहाँ पर जनरली क्लाउड्स जो है वो अगर अपने पूरे ईयर में अगर देखें सो क्लाउड्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है. सो यहाँ क्लाउड्स यहाँ कम होते हैं, इसीलिए इस एरिया में क्योंकि अभी मैक्सिमम टाइम इन ईयर सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से रेगुलरली जो है वो सनरेज हमें रिसीव होते रहते हैं. इसलिए गुजरात और राजस्थान में बहुत ग्रेट पोटेंशियल है to make solar energies. Wind energy. Wind energy is absolutely pollution free, inexhaustible source of energy. So wind energy जो है वो inexhaustible है और pollution free है क्योंकि इससे किसी भी तरीके का environment को डैमेज नहीं होता, किसी भी तरीके का environment में pollution create नहीं होता. The mechanism of energy कन्वर्जन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इज सिंपल. मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब्लोइंग विंड है उसी से ही हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हम टर्बाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. The permanent wind system such as trade winds, westerlies and seasonal winds like monsoon have been used as source of energy.
अब विंड एनर्जी क्रिएट करने के लिए, विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए वेस्टर्लीज, सीजनल विंड्स लाइक मॉनसून और इन एनर्जी, ये जो विंड्स हैं इनका ये विंड एनर्जी क्रिएट करने में बहुत यूजफुल अपना रोल प्ले करती हैं. बिसाइड्स दिस लोकल विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो जो वेस्टर्लीज है, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो सीजनल विंड्स हैं, उनके अलावा जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो चलती हैं उनसे भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. फेवरेबल कंडीशंस फॉर विंड एनर्जी एग्जिस्ट. सो इंडिया में अभी जो ऑलरेडी हम लोगों ने विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो एरियाज हैं इनमें फेवरेबल कंडीशंस हैं विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए. टाइडल एंड वेव एनर्जी. ओशियन करंट्स आर द स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनिट एनर्जी. अब जो ओशियनिक करंट्स हैं उनमें अनलिमिटेड, यू कैन से अनलिमिटेड उनमें एनर्जी है. सो उनका यूज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कर सकते हैं. सिंस द बिगिनिंग ऑफ 17th and 18th century, persistent efforts were made to create a more effective energy system from the ceaseless tides, waves and oceanic currents. 17th और 18th सेंचुरी से ही बहुत लार्ज स्केल पे इफेक्ट्स किए जा रहे हैं ताकि हम जो टाइडल वेव्स हैं, जो ओशनिक करंट है, उनसे भी हम लोग एनर्जी को जनरेट कर पाए. लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ जनरली जो लार्ज टाइडल वेव्स जो है वो जनरली जनरेट होती हैं. हेंस इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइडल एनर्जी अलोंग द कोस्ट्स, बट so far these have not been yet utilized. So इंडिया के अंदर में, अब इंडिया का अगर अपने कोस्टल एरिया देखें तो वहाँ पर बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत ग्रेट पोटेंशियल है कि हम टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. बट कुछ एक रीजन से अभी तक जो है ये थोड़ा सा इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सका है. Geothermal energy. When the magma from the interior of earth comes out on the surface, tremendous heat is released. जब अर्थ सरफेस के इनर वाली साइड से, जब अर्थ सरफेस के अंदर से, इंटीरियर से जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब मैग्मा इरप्ट होता है तो उसमें बहुत एक हाई लेवल पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है उससे. दिस हीट एनर्जी कैन सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये जो हीट जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दिस, द हॉट वाटर दैट gushes out through the geyser wells is also used in the generation of thermal energy. इसके अलावा जो गीजर्स से जो हॉट वाटर जो निकलता है उससे भी हम लोग जो है थर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इट इज पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. इसी को ही जियोथर्मल एनर्जी जो है वो बोला जाता है. इट्स नोन एज जियोथर्मल एनर्जी. दिस एनर्जी इज नाउ considered to be one of the key energy source which can be developed as an alternative source. So अब ये जो एनर्जी है इसको भी कंसीडर किया जा रहा है कि हम इससे भी एक अल्टरनेट, एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम इसको डेवलप करें. The hot springs and geysers are being used since medieval period in India. So जो hot springs और जो geysers
हैं उनको हम लोग जो मेडिवल पीरियड से ही इंडिया में इनका जनरली यूज किया जाता रहा है एक एनर्जी की फॉर्म में. इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशनड एट मन्नीकरण इन हिमाचल प्रदेश. सो इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी का जो प्लांट है वो मन्नीकरण हिमाचल प्रदेश में उसको इस्टेब्लिश किया गया है. बायो एनर्जी. बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी derived from biological products which includes agricultural, municipal wastage, industrial and other wastages. So जो बायो एनर्जी है उसको हम लोग एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू जो हम बनाते हैं, लाइक जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, म्यूनिसिपल जो सिटीज़ टाउन्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या किसी भी तरीके का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे जब हम लोग एनर्जी बनाते हैं तो उसको बायो एनर्जी बोला जाता है. इट्स नोन एज बायो एनर्जी. बायो एनर्जी इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. सो बायो एनर्जी में एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है जिससे हम लोग कन्वर्ट करके जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग. अब बायो एनर्जी जो है इसको हम लोग एक तरीके से इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हीट एनर्जी कर सकते हैं और जो गैस है फॉर कुकिंग भी इससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं. इट विल ऑल्सो प्रोसेस दैट वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी. सो इसके भी अलग अलग प्रोसेस है कि हम वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, गार्बेजेस हो गए, सो उनसे भी हम लोग जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस किए जा सकता है. This will improve economic life of rural area in developing countries, reduce environmental pollution, enhance self-reliance and reduce pressure on fuel woods. So अगर बायो एनर्जी के ऊपर में जनरली फोकस किया जाए तो रूरल एरिया के अंदर में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका जो रूरल एरिया है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है. इससे हम लोग इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं और जो बेसिकली जो फ्यूल वुड्स के ऊपर में जो प्रेशर है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ऑन सच प्रोजेक्ट Converting municipal waste into energy is ओखला in Delhi. So ओखला दिल्ली में एक प्रोजेक्ट है जो कि म्यूनिसिपल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. वो ओखला न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट for economic development with environmental concerns. So ये एक चैलेंज है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहें लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हमें जो इन्वायरमेंट को लेके भी हमें कंसर्न रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम डेवलपमेंट करते रहें और उसके साथ साथ में अगर हम देखें कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी नहीं होना चाहिए. कि हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखें, जितना हो सके उसको हम लोग कंजर्व करके रखें. सो ये भी हमारा एक कंसर्न होता है. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्सेज यूज द रिजल्ट इनटू जनरेटिंग इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. सो जो ट्रेडिशनल मेथड थे सोर्स ऑफ एनर्जी के, वो एनर्जी जनरेट तो करते थे लेकिन उसके साथ में वो लोग जो भी हम मेथड यूज करते थे ट्रेडिशनली एनर्जी जनरेट करने के लिए, सो एनर्जी तो उनसे क्रिएट होती थी, साथ साथ उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते थे और वो इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होती थी. इन्वायरमेंट को भी वो कहीं ना कहीं डैमेज करते थे, उसको भी डिग्रेड करते थे. हेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अब जहां तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है सो उसके अंदर तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए. There is an urgent need to conserve the resources
So absolutely देयर इज़ ए नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, अदरवाइज वो रिसोर्सेज धीरे धीरे करके अर्थ सरफेस में से हम लोग यूज़ कर लेंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. द अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज. सो जो अल्टरनेटिव जो एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे सोलर पावर है, विंड एनर्जी है, वेव, टाइडल वेव्स हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, सो ये जो रिसोर्सेज है ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है. दीज शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो जो हम ट्रेडिशनली जो रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, अब उनको रिप्लेस करने का टाइम है, क्योंकि वो सारे के सारे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, वो एक ना एक दिन जो है वो खत्म हो जाएंगे. इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल्स, यूज ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. अब जहां तक मेटालिक मिनरल की बात है, सो उनका जो भी स्क्रैप जो बचता है, जो भी उनका बाद में वो जो मिनरल्स जो है, जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनको रिसाइकलिंग कर सकते हैं मिनरल से. अगर उन प्रोडक्ट को हम रिसाइकिल करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर उन स्क्रैप को अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो न्यू मिनरल के ऊपर में हमारी डिपेंडेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. यूज ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल लाइक कॉपर, lead and zinc in which India's reserves are merged. So जो स्क्रैप को हम लोग अगेन रिसाइकिल करते हैं, रीयूज के लिए करते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है इन कॉपर, लेड एंड जिंक के अंदर, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल भी है और इंडिया में जो इनका जो रिजर्वियर है, जितने रिजर्व्स हैं वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है. यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स फॉर scarce metal may also reduce their consumptions. Export of strategic and scarce minerals must be reduced so that the existing reserves may be used for the longer period. So this is our chapter. So हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स हमने स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.